Hello students, welcome to AcadExcel. This is RRJ sir, your physics tutor and आज हम प्रारंभ सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेके आए हैं रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 5. यस, सो आज का हमारा कोट ऑफ द डे है बिगिन, बिलीव एंड अचीव. ये अगर आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है तो सबसे पहले कहीं से तो स्टार्ट करना होगा, फिर खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है एंड देन जो भी आपकी मंजिल है वो डेफिनेटली आपको अचीव होगी. सो इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे आज के वो होने वाले हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं. हम आज प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डेविएशन एंगल के बारे में पढ़ेंगे एंड जो हमारा मिनिमम डेविएशन है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है एंड लास्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या आई डिफेक्ट्स होते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. राइट. सो अब तक हमने लेंसेज की बात की, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बहुत सारी बातें की और आई होप कि आपने वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से देखे होंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. और इसी के साथ हम नेक्स्ट आपके लिए लेके आए हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ फॉर लेंस. ठीक है. सो सबसे पहले तो आर एंड एफ होते क्या है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है. रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर के लिए इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है बेटे? मिरर के लिए जो इनका बीच के रिलेशन होता है वो होता है सिंपली F इज इक्वल्स टू R/2. बट जो हमारा लेंस है उसमें कंडीशन कुछ और हो जाती है और उसमें क्या कंडीशन होती है बेटे उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे. और लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो आई होप कि आप सभी को अच्छे से याद होगा. इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटे? 1/f इज इक्वल्स टू 1 म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. राइट. where r1 and r2 are radius for two curved surfaces. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो भी हमने बात की वो कौन से लेंसेज की बात की बेटे? हम बात करते हैं इक्वल रेडियस वाले लेंस की. ठीक है. हमने बात की कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इक्वी कॉन्केव लेंस क्या होता है. तो अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो क्या r1 इज इक्वल्स टू r2 होगा? बिल्कुल सर, ये दोनों इक्वल होंगे. एंड अगर r1 और r2 इक्वल है तो लेट्स सपोज कि ये दोनों r के इक्वल हैं और अगर इनकी वैल्यूज में हमारे लेंस मेकर्स फॉर्मूले में पुट करूं तो वैल्यू क्या आएगी बेटे? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 की जगह भी 1/r, बट 1/r2 की जगह क्या आएगा बेटे? अगर हमारे लेंस में अगर एक रेडियस पॉजिटिव होगी तो दूसरी रेडियस को क्या होना पड़ेगा बेटे? दूसरी रेडियस को नेगेटिव होना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर हमारे पास r1 की वैल्यू है r, ठीक है, इफ r1 इज r, सो r2 क्या होगा बेटे? r2 मस्ट बी माइनस r. ठीक है. सो r1 और r2 की वैल्यूज हो गई, तो 1/r माइनस 1/-r2. ठीक है. 1/r माइनस ऑफ और 1/-r. ठीक है बच्चों. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/2/r. ठीक है. ठीक है. और अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटे? r/2 म्यू माइनस 1. सो आप इसको हमारा जो मिरर वाला फॉर्मूला था उससे भी कंपेयर करके लर्न कर सकते हैं कि मिरर वाले फॉर्मूले में r/2 आता था और यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा लेंस आ गया तो यहाँ पे म्यू माइनस 1 जो टर्म है वो एक्यूरेट हो गई. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास. इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. यस. सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज, यस, सो ट्राई किया बच्चों आपने? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6. सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है बेटे? कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. मतलब
जिसकी एक सरफेस तो प्लेन है और दूसरी सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कर्व्ड सरफेस की वो कितनी दी हुई है बेटे, 60 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी होगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं किसी भी लेंस के फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो हमारा लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है बेटे, वो बोलता है कि 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2, राइट। अब हमें क्या क्या गिवन है, सपोज रेडियस ऑफ दिस कॉन्वेक्स सरफेस इज r1, ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज r1, और इस प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होगी बेटे, प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होगी, प्लेन सरफेस की रेडियस सपोज r2 है, तो क्या r2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बिल्कुल ये इनफाइनाइट होगी, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो r1 और r2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 वेयर म्यू इज 1.6, ठीक है। तो म्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटे 1.6 माइनस 1 एंड 1/r1, r1 इज 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे r1 जो है वो हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, सो r1 इज 60 एंड 1/r2 वेयर r2 इज इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, क्या होता है बोलो, 1/इनफाइनाइट होता है बेटे 0। सो 1/f की वैल्यू क्या हो गई, 1/f की वैल्यू हमारे पास निकल के आई बच्चों 1.6 माइनस 1 इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1/60, ये वाली टर्म तो हमारी 0 होने वाली है, ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या 0.6/60 जो है ये 1/100 निकल के आएगा, तो जो हमारे f की वैल्यू है क्या वो f की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए बच्चों, बोलो 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिल्कुल सर ये 100 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर्स, ठीक है। अगर हमने दो लेंस को कंबाइन कर दिया, मतलब कि दो लेंस को हमने कांटेक्ट में रख दिया, या फिर हमने एक लेंस एक मिरर को एक साथ रख दिया, ठीक है। सपोज एक लेंस है और इसके पास में मैंने, इसके कांटेक्ट में मैंने क्या रख दिया बेटे, एक मिरर रख दिया, ठीक है। इस टाइप की कुछ कंडीशन हुई, तो जब ऐसे, अच्छा इसके अलावा और दूसरे लेंस भी ले सकते हो, दूसरे मिरर्स भी ले सकते हो, हमने एक ही एग्जांपल लिया, आप अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हो, बट कंसेप्ट सबके लिए सेम होगा बच्चों। और कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट ये होगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा ना बच्चों हमारा, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों अगर हमारे लेंस का मैग्निफिकेशन है m1 एंड इफ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज m2, देन मैग्निफिकेशन जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा, लेट्स सपोज दिस इज कैपिटल M एंड इट विल इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2। समझ में आया क्या, आया समझ, चलो। सो ये तो हमने बात की बेटे मैग्निफिकेशन की, बट एक और बात कर सकते हैं हम क्या, कि सर इसकी पावर कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों पावर, बताओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर के बारे में, कंबाइन जब लेंस थे तो पावर क्या थी, ठीक है। अब लेंस हो चाहे लेंस और मिरर हो, चाहे लेंस मिरर लेंस हो, कितने भी कॉम्बिनेशन हो, सबके लिए जो हमारा कंसेप्ट है पावर का, वो पावर का कंसेप्ट जो है वो सेम होगा बच्चों। और जो पावर होगी वो हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस, अगर इसके अलावा भी और भी कॉम्बिनेशन है, हमने कुछ और भी रखे हुए हैं यहाँ पे, सपोज दो लेंस है एक मिरर है, ठीक है, तो सबके केस में जो पावर है सबकी ऐड हो जाएगी, बट पावर जो है वो विद साइन ऐड करनी है बच्चों, क्या करनी है, विद साइन ऐड करनी है। और अगर मैं पावर ऑफ लेंस की बात करूं, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा बच्चों 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एंड अगर मैं बात करूं बेटे पावर ऑफ मिरर की, सो मिरर की पावर जो होती है वो टी बच्चों -1/4
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, वेयर फोकल लेंथ जो है वो विद साइन यूज करना है अपने को, सब कुछ विद साइन यूज करना है बेटे, इस बात पे बार बार जोर देते हैं, तो इसलिए ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। चलिए, यस, सो इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज पावर ऑफ 5 डायोप्टर, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो लेंस है वो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बच्चों डायग्राम बनाने की आदत जरूर रखना, फिजिक्स में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आप उन चीजों को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जब तक हमें चीजें फील नहीं होंगी तब तक हमें मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो डायग्राम मस्ट है, तो डायग्राम हमने बनाया और हमें क्या दिखा, हमें क्वेश्चन में दिखा कि पावर 5 डायोप्टर है सर, ठीक है। तो पावर इज 5 डायोप्टर, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है बेटे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ठीक है। सो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, म्यू की वैल्यू गिवन है हमें 1.5। कोई यूनिट होगी क्या बच्चों इस म्यू की, होगी क्या यूनिट, नहीं सर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे मैं पी म्यू और आर की वैल्यू पुट करूं और आंसर ला दूं, ठीक है। सो ऐसा फॉर्मूला हमने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा तो नहीं, बट हमने 2 फॉर्मूले ऐसे पढ़े हैं जिनको कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि पावर इक्वल टू होता है बेटे 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए, सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ हो जाएगा 1 अपॉन पावर, एंड 1 अपॉन पावर मींस 1 अपॉन 5। क्या इसकी फोकल लेंथ 1 अपॉन 5 है, यस, इसकी फोकल लेंथ 1 अपॉन 5 है, बट उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, उसकी यूनिट होगी मीटर। यूनिट का बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर यूनिट गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर है क्या यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिए हुए सारे आंसर, सो इस मीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, बोलो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो हमारा लेंस है बच्चों क्या वो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, बिल्कुल सर, ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, इस वजह से हमने यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव यूज किया, ठीक है। अब क्या यूज करना है बेटे, क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, कैसे आएगा इसका आंसर, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया क्या उसी से इसका आंसर आएगा, बिल्कुल सर, उसी से इसका आंसर आएगा। सो फॉर्मूला क्या था बच्चों, F इज इक्वल्स टू R बाय 2 म्यू माइनस 1। यहाँ पे F की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, F हमने कैलकुलेट किया अभी 20 सेंटीमीटर, एंड R हमें कैलकुलेट करना है 2। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 1.5, so 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5, राइट। सो आगे की बात अगर हम करें, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, क्या आएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, समझ में आई, चलो छाप लिया सबने या खुद से कर रहे हो, खुद से करो बेटे, यहां से छापना नहीं है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, जब मैं लेंस को सिल्वर पॉलिश्ड कर दूं, ठीक है, दोनों साइड से नहीं बच्चे, ओनली एक ही साइड से मैं सिल्वर पॉलिश्ड करूं, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, बोलो बच्चों कैसे, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये हमने कर दिया इसको सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, अगर सपोज मुझे इस कॉम्बिनेशन की पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करूंगा, पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें जितनी भी
जो भी हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस यहाँ पे बन रहे हैं सबकी पावर को ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल हमें सबकी पावर को ऐड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है बच्चों, हम ऐड तो करेंगे लेकिन क्या क्या ऐड होगा वो देखते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं कि लाइट रे कैसे कैसे मूव कर रही, चलो देखते हैं। सपोज कोई भी लाइट रे, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये ऑब्जेक्ट गया, इस फेस से टकराया, इस फेस पे इसको मिला लेंस, ठीक है, इस फेस पे लेंस मिला और लेंस ने इसको किया अपने पाथ से डेविएट। तो सबसे पहले जो हमारा पावर होगा बेटे, उस पावर में हम क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इधर से इधर लिख लेते हैं बच्चों आराम से। सो टोटल जो कंबाइंड पावर होगी, एक तो आ गई हमारी उसमें पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसने इसको अपने पाथ से डेविएट किया और डेविएट करके भेज दिया इसको बेटे मिरर के पास। अब मिरर क्या करेगा, मिरर फिर से इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। मिरर ने वापस से रिफ्लेक्ट किया तो लाइट क्या फिर से डेविएट हो गई, फिर से डेविएट हुई, बिल्कुल सर ये फिर से डेविएट हुई। तो अब क्या हमें इसमें मिरर की पावर को भी ऐड करना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल सर हमें मिरर की पावर को भी ऐड करना पड़ेगा। और क्या हमारा जो पावर है वो पावर यही है, नो ये पावर नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे भी तो इसको एक इंटरफेस मिला और यहाँ पे जब इसको इंटरफेस मिला तो क्या बच्चों ये यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से मूव करेगा, क्या ये यहाँ पे भी डेविएट होगा, तो बिल्कुल सर ये यहाँ पे भी डेविएट होगा। और यहाँ पे क्या ये लेंस से बाहर आ रहा है और लेंस से बाहर आने की वजह से यहाँ पे हम किसकी पावर को ऐड कर देंगे बेटे, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस अगेन। सो पावर जो कंबाइंड पावर हुई वो क्या आ गई बेटे, 2 into पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर, ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या हम पावर ऑफ लेंस को 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल सर हम इसको ये लिख सकते हैं। और क्या इसको हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिख सकते हैं, बिल्कुल यही लिखेंगे। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होता है बेटे, अच्छा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या, निकाली थी, क्या हुई थी वो वैल्यू 2, तो यहाँ पे एज इट इज है। 1 अपॉन एफ की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी बच्चों, म्यू माइनस 1, तो वहां पे था ही सही। और उसके अलावा और क्या क्या चीज थी, 2 तो यहाँ पे था और म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 भी था क्या, बिल्कुल सर ये था, अपॉन आर था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय आर, फोकल लेंथ आर बाय 2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, इजी। चलो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू आएगी बेटे हमारे पास 4 म्यू माइनस 2 एंड यहाँ पे 4 म्यू माइनस 4 होगा बच्चों, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 जो है ये इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 म्यू माइनस 4 अपॉन आर प्लस 2 अपॉन आर। जब हम इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, जो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कंबाइंड पावर जो होगी बच्चों वो आ जाएगी, आर तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, और 4 म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ठीक है क्या बच्चों। चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, calculate equivalent focal length for plano-convex lens for following cases. First one is when curved surface is silvered and second one is when plane surface is silvered, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बच्चों, हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हमने एक बार क्या किया बच्चों, एक बार तो हमने इसकी जो कर्व्ड साइड थी इसको हमने पॉलिश कर दिया, मतलब कि इस वाली सरफेस को हमने मिरर बना दिया, और एक बार क्या किया हमने, एक बार हमने इसकी प्लेन सरफेस को पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा यूं कि जो अभी हमने केस पढ़ा था कि जब हमने लेंस को पॉलिश कर दिया, ठीक है, लेंस को पॉलिश किया तो क्या हो रहा था, इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसका
सॉरी इस लेंस की जो पावर होगी उसकी डबल पावर प्लस मिरर की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। सो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, सो फर्स्ट केस में जो कंबाइंड पावर है मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। और अगर मेरे पास पावर है तो मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। सो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी बेटे, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब इस पावर ऑफ लेंस को हम लिख सकते हैं बेटे 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, अभी जो हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन निकाला था, क्या वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाला था? बिल्कुल वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाला था। बट अगर मैं बात करूं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, सो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन है बच्चों, वो कैसे निकाल सकते हैं हम कुछ निकाल सकते हैं इस टाइप से 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये तो हमारा होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। और अगर मैं इसमें बात करूं इस R1 की, सो ये R1 क्या इनफाइनाइट है? ठीक है, यहाँ पे क्या इधर वाला जो R2 है, क्या पीछे वाली सरफेस जो है उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है? बिल्कुल उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट होगी। और इस वाले जो सरफेस है, जो हमारा प्लेन सरफेस है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगी। सो अगर मैं यहाँ से एक R की वैल्यू को इनफाइनाइट रख देता हूं, R1 मैंने क्या रख दिया बच्चों, इनफाइनाइट, R2 क्या हो जाएगा माइनस R। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 0 एंड माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस एंड 1 अपॉन R। सो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ क्या निकल के आया, R अपॉन म्यू माइनस 1 4 4 4 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो इस वाले फोकस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों आंसर हमारा आंसर कुछ इस टाइप से आएगा कि डायरेक्ट 1 अपॉन एफ की वैल्यू पुट कर दें। सो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, r बाय 2। राइट, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बच्चों ये 2 म्यू अपॉन r ऐसा आना चाहिए। क्या ये 1 अपॉन f की वैल्यू आई है बच्चों? और अगर मैं यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या बच्चों फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r बाय 2 म्यू, ऐसे कुछ निकल के आएगी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली यही निकल के आएगी। तो ये हमारा हो गया बेटे फर्स्ट केस। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों सेकंड केस की, तो सेकंड केस में क्या डिफरेंस होगा, सेकंड केस में ये होगा बच्चों कि जो हमारी मिरर वाली साइड जो थी ना, ये मिरर वाली फोकल लेंथ, ये यहाँ पे तो हमने r बाय 2 लिखी थी, बट इस वाले केस में ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हो जाएगा 0। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एफ एल। चलिए देखते हैं। देखो तो क्या करना है बेटे, हमें करना कुछ यूं है कि जो हमारी प्लेन सरफेस है इसको हमें करना है सिल्वर्ड, एंड ये हमारा हो गया लेंस। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एफ की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 अपॉन एफ हो जाएगा हमारा 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ एल प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दी मिरर। और क्या यहाँ पे पीछे प्लेन मिरर है, सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों इनफाइनाइट। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, क्या उसमें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो 1 अपॉन एफ एल, और 1 अपॉन एफ एल की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी बच्चों, क्या पढ़ी, हमने पढ़ी कि म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो क्या बोल रहा है बेटा हमारा क्वेश्चन कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया हुआ है बेटे, हमने किया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, हमने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो u की वैल्यू क्या हो गई बेटे हमारे लिए, u की वैल्यू हो गई -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है बेटे
कि हमने क्या किया हुआ है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, हमने प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, और जब प्लेन सरफेस को हमने सिल्वर किया तो जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है, क्या वो कुछ इस टाइप से आता है बच्चों, 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, प्लस मिरर वाली टर्म भी ऐड होगी, बट क्या मिरर का फोकल लेंथ यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट में लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। तो जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 1 अपॉन एफ की वैल्यू जो आई वो क्या आई बच्चों, 1 अपॉन एफ एल, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 15 सेंटीमीटर। सो 1 अपॉन एफ की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 2 अपॉन 15। अब इसको अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा आगे, क्योंकि मुझे 1 अपॉन एफ को एज इट इज पुट करना है, ठीक है। अब u की वैल्यू गिवन है बच्चों, और 1 अपॉन एफ की वैल्यू गिवन है, और मुझे कैलकुलेट करनी है v की वैल्यू। सो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस ऑफ 1 अपॉन u, राइट। 1 अपॉन एफ की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 1 अपॉन एफ की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 अपॉन 15 is equals to 1 upon v, we have to calculate, and माइनस u की वैल्यू क्या -20 होगी, और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1 अपॉन 20। सो अब हमारे पास जो फाइनल टर्म आई वो क्या आई, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 20, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम निकल के आया बच्चों, ये आया हमारे पास 300 और 40 माइनस 15, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, 25 अपॉन 300, ठीक है। सो v की वैल्यू क्या निकल के आई, v की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल के आई 1 अपॉन v की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, 1 अपॉन v की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1 अपॉन 300, ठीक है। सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 12। सो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, v की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमैटिक, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमैटिक एबरेशन, ठीक है। क्रोमैटिक एबरेशन को समझते हैं बेटे, ये क्या होता है बेटे, ये एक टाइप का डिफेक्ट होता है, ठीक है। क्या डिफेक्ट होता है, होता कुछ यूं है कि जो हमारा लेंस है, ठीक है, लेंस है, अब ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया, अब इस लेंस के पास सपोज कोई एक लाइट रे आई, ठीक है। अब ये कौन सी लाइट है बेटे, ये सपोज हमारे पास व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट ही बना देते हैं व्हाइट लाइट को, क्यों ग्रीन बनाया, नहीं, सो हमने व्हाइट लाइट को व्हाइट ही बना दिया, दिस इज व्हाइट लाइट। अब जब ये व्हाइट लाइट इस लेंस के पास गई तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, यहाँ कुछ हुआ यूं होगा कि इस व्हाइट लाइट को मिला यहाँ पे एक दूसरा मीडियम, ठीक है। अब इस दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी, यहाँ पे तो एयर थी, एयर में जो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, ठीक है। बट जब वो किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे, जब वो ग्लास, वाटर, इन सब किसी मीडियम में मूव करेंगे तो उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो स्पीड डिफरेंट होती है, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है, तभी तो वो डेविएट होती है अपने पाथ से, ठीक है। सो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम डेविएट होगा, और जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा। सो अगर मैं बात करूं व्हाइट लाइट की, व्हाइट लाइट क्या विबग्योर का मिक्सचर होता है बेटे, विबग्योर का मिक्सचर होता है, तो उसमें जो वेवलेंथ रेड कलर की होती है, क्या रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से सपोज रेड कलर कुछ इस टाइप से डेविएट हुआ, ठीक है। ये हमारे लाइट का एक्चुअल पाथ था, दिस इज एक्चुअल पाथ ऑफ आवर लाइट, ठीक है। अब अगर जो हमारी रेड कलर है ये अगर सपोज del 1 से डेविएट हुआ, तो क्या जो वायलेट कलर है उस वायलेट कलर का
जो डेविएशन है वो इस del 1 से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल वो del 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो जो हमारी वॉयलेट कलर है वो यहाँ कहीं पे आ गया, रेड कलर यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो आएंगे, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट लाइट में रखा हुआ है और वो किसी लेंस से लाइट पास होती है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इमेज क्या होगी बेटे, वो इमेज होगी ब्लर्ड होगी, और वो इमेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होगी, कलरफुल इमेज होगी। तो क्या होता है बेटे क्रोमेटिक एबरेशन में, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटे व्हाइट लाइट में, ठीक है। अब जब हमने इस व्हाइट लाइट को लेंस से पास करवाया, लेंस से पास करवाया, और जब लेंस से पास करवाया तो क्या हुआ, जो हमारी इमेज थी, इमेज जो थी वो कलरफुल इमेज बनेगी एंड ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है। तो कलरफुल एंड ब्लर इमेज बनेगी, और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं बेटे, इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा यहां पे जो हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन हुआ ये क्या एक एक्सिस पे ही है ना, इसी एक्सिस पे मुझे इसी एक्सिस पे रेड कलर भी मिला, इसी एक्सिस पे मुझे वायलेट कलर भी मिला, तो इस टाइप के एब्रेशन को बोल देते हैं बेटा हम लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन की, ठीक है, किसकी, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। सो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होगा बच्चों, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन में होगा कुछ यूं, यस। तो लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होगा बच्चों, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन में जो हमारे पास लेंस है उस लेंस के सामने हमने एक कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से अगेन लाइट रे निकली, ठीक है, व्हाइट लाइट निकली, और जो हमारी व्हाइट लाइट थी वो एक तो रेड कलर में रेड कलर में पास हुई और डिफरेंट डिफरेंट कलर में पास हुई होगी बच्चों, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो हमारी इमेज है, क्या हमारी जो वायलेट इमेज है उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, और क्या रेड वाली इमेज की हाइट थोड़ी बड़ी है बच्चों, दिस इज हाइट ऑफ द रेड इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ द वायलेट इमेज, ठीक है। सो इसकी हाइट ज्यादा है रेड वाले की, और जो वायलेट है उसकी हाइट कम है, तो जो हमारा लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हाइट ऑफ द रेड इमेज माइनस हाइट ऑफ द वायलेट इमेज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एफ बी अगर मैं मानू फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, और अगर इस डिस्टेंस को मैं बोलूं एफ आर फोकल लेंथ ऑफ द रेड कलर, सो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन है इसकी वैल्यू क्या एफ आर माइनस एफ बी होनी चाहिए, बिल्कुल सर यही होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म बच्चों आई होप आप सबने देखा भी होगा, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है बच्चों, प्रिज्म इंक्लाइन सरफेस से कुछ ट्राइंगुलर, जैसे ये हमने एक सरफेस बनाई, ये एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस, और नीचे इसका बेस, ये तीसरी सरफेस, ठीक है। सो इस टाइप से तीन हमने रेक्टेंगुलर सरफेस से एक ट्राइंगुलर शेप बनाई, और उसी ट्राइंगुलर शेप को हम बोलते हैं बच्चों प्रिज्म। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, प्रिज्म कुछ इस टाइप से दिखेगा, आपको 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारा प्रिज्म होता है, ये हमारी एक इधर वाली इंक्लाइन सरफेस हो गई, एक इधर वाली इंक्लाइन सरफेस हो गई, और नीचे एक बेस हो गया, ठीक है।
क्या ये तीनों रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 हमारी ट्रायंगुलर सरफेस है, तो इन 5 सरफेस से मिलके बना होता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो ये इंक्लाइन सरफेस दिख रही है ना, जैसे ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी लाइट रे को फॉल करवाएंगे या फिर हम यहाँ पे फॉल करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किधर भी, इधर से भी या फिर इधर से भी। ठीक है, तो हम किसी भी एक सरफेस पे अगर लाइट रे फॉल करवाएंगे, सो अगर मैं इस प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म को हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे 3D इमेज में नहीं समझेंगे, हम ऐसा 2D इमेज बना देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, प्रिज्म को ऐसे सीधा किया और सामने से देख रहे हैं बस। ठीक है, ये हम सामने से देख रहे हैं, ये जो 3D पार्ट है ये इसके अंदर है, बोर्ड के अंदर। ठीक है, और सामने से हम प्रिज्म को देख रहे हैं, तो लाइट रे हमारी जब इस प्रिज्म पे आएगी, ठीक है, सपोज हमारी एक लाइट रे आई इस प्रिज्म पे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। चलो, सो ये हमारे पास एक प्रिज्म है बच्चों, बड़ा सा प्रिज्म। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इस प्रिज्म पे एक लाइट रे फॉल करवाई, राइट, हमने सपोज एक लाइट रे इस पे फॉल करवाई। अब यहां पे इसको मिला बच्चों एक नॉर्मल, ठीक है, इसको मिला एक नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मीडियम था, यहाँ पे था हमारे पास सपोज एयर, और प्रिज्म हमने बनाया हुआ है बच्चों ग्लास से। ठीक है, जब जो लाइट रे है वो एयर से जब ग्लास में मूव करेगी, तो क्या ये इसका एक्चुअल पाथ था बच्चों, ये था इसका एक्चुअल पाथ। ठीक है, बट ये इसके एक्चुअल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होगी, और जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल डेविएट होगी तो क्या ये कुछ इस टाइप से जाएगी, और अगेन इसको क्या मिला बच्चों, यहाँ पे अगेन इसको मिला एक नॉर्मल। ठीक है, अब जो लाइट रे है वो इधर जाना चाहती थी, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, और जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये लाइट रे मूव करेगी तो क्या इसका पाथ कुछ इस टाइप से बना बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा था इंसिडेंट रे की पाथ। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज इमर्जेंट रे। ठीक है, जो रे बाहर निकल रही है उसको हमने क्या बोला, इमर्जेंट रे, और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ द डेविएशन। ठीक है, सपोज जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो है del 1, एंड जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों del 2। ठीक है, और दोनों जो नॉर्मल्स हैं उन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल है सपोज थीटा, एंड दिस एंगल, ये जो एंगल है बेटा, ये जो कर्व सरफेस का एंगल है, जिन दोनों सरफेस से लाइट रे एंटर हुई और बाहर की साइड इमर्ज हुई, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए इज प्रिज्म एंगल। ठीक है, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज R1 एंड दिस एंगल इज R2। ठीक है, नाम देते बेटे इनको P Q R एंड S। ठीक है, चलो, सो अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बच्चों ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा, ये del 1 और del 2 वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये हमने प्रिज्म के बारे में बात करी, नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों एंगल ऑफ द डेविएशन। ठीक है, यस, सो बात करते हैं बच्चों हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का जो एंगल होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या बातें होंगी, चलिए। सपोज ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है, दिस इज अ प्रिज्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट करवाना है। सपोज ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, ये अपने पाथ से डेविएट होगी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज आर इमर्जेंट रे। ठीक है, एंड ये हमारे पास हो गया बच्चों सरफेस
ए बी पर नॉर्मल, ठीक है, सरफेस ए बी पे हो गया हमारा नॉर्मल, एंड दिस इज नॉर्मल एट सरफेस ए सी, ठीक है, बी सी पे नॉर्मल ये हो गया और ए बी पे नॉर्मल ये हो गया। अच्छा, ये हो गया बेटा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज R1 रिफ्रैक्टेड एंगल एंड दिस इज R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस BC, ठीक है। अच्छा, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था वो कहाँ पे बनाया था बेटे हमने, वो कुछ इस टाइप से बनाया था, लाइट रे को इधर जाना था, बट ये लाइट रे चली कहाँ गई बच्चों, ये लाइट रे चली गई इधर, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज del 1, दिस इज del 2 एंड दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज A एंड दिस इज एंगल थीटा। सब ठीक है। चलो, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या होगा बच्चों, एक बार तो लाइट रे del 1 एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और दूसरी बार वो del 2 से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। सो del 1 प्लस del 2 विल बी टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अगर मैं बात करूं बच्चों del 1 की, सो del 1 की वैल्यू क्या हम I माइनस R1 ऐसा लिख सकते हैं। ये टोटल एंगल में से अगर मैंने R1 को हटा दिया तो क्या बचेगा बच्चों, del 1 एंड del 2 इज I माइनस R2, एंड इसको मैं I माइनस R2 नहीं लिख के क्या लिखूंगा बच्चों, E माइनस R2, राइट। सो दिस इज E माइनस R2। अब जो हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है इट विल बी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, राइट। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो, सो ये वाली इक्वेशन अभी हमारे पास आई। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस R1 प्लस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर मैं देखूं, जो हमारे पास ट्राइंगल है P Q, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है, एंड सपोज दिस इज S। सो अगर मैं बात करूं बेटा ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR में क्या हो जाएगा बच्चों, PQR में होगा यूं कि R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। सो यहां से जो थीटा की वैल्यू है क्या वो 180 माइनस R1 प्लस R2 आएगी, बिल्कुल सर यही आएगी। अच्छा, अब R1 प्लस R2 180 माइनस R1 प्लस R2 ये वैल्यू आई। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं P B R Q, ठीक है, P B R Q में क्या होगा, P B R Q में होगा बच्चों कुछ इस टाइप से कि यहां पे देखो बच्चों, ये वाला जो एंगल है क्या ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज दिस इज नॉर्मल, और क्या बच्चों ये भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सर ये 90 डिग्री होगा। तो जब ये दोनों 90 90 हो गए तो इनका क्या सम 80 डिग्री 180 हो जाएगा, बिल्कुल इनका सम 180 होगा। तो क्या बच्चों इस थीटा और ए का जो सम है ए प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल यही होगा बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या बच्चों ये 180 माइनस ए ऐसा कुछ आएगा, और अगर मैं ये वाले थीटा की वैल्यू और इस थीटा की वैल्यू दोनों को अगर कंपेयर करूं तो जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, दिस इज R1 प्लस R2, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास R1 प्लस R2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 180 माइनस ए, ठीक है, और ए की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2, और इस R1 प्लस R2 को हम पुट कर देंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सो क्या आ जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया बच्चों I प्लस E माइनस ए। समझ में आई क्या बच्चों बात, समझ में आया। चलो आगे चलें, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन इंक्लाइन सरफेस ऑफ प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है प्रिज्म एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √3, म्यू इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। कैलकुलेट एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन।
सो वी हैव टू कैलकुलेट ई एंड डेल, ठीक है। और ई और डेल कैलकुलेट करने के लिए मुझे बहुत सारी बातें बच्चों मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, विच इज 60 डिग्री, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं हमारा क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। मुझे ई और डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो करते हैं फाइंड आउट। क्या ये हमारा R1 था बच्चों, ये R1 था, ये हो गया हमारा सरफेस ए बी एंड दिस इज सरफेस बी सी। तो अगर मैं ए बी सरफेस से स्नेल्स लॉ लगाऊं, क्या करूं बच्चों, स्नेल्स लॉ एट ए बी, ए बी पे अगर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया बच्चों तो क्या हो जाएगा, म्यू एयर, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर, सो म्यू एयर into sin I is equals to mu glass multiply by sin R1, यही होगा बच्चों स्नेल्स लॉ से। सो म्यू ए की वैल्यू होती है बच्चों 1 एंड sin I कितना दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है बच्चों, I की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्री। सो sin I की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे √3/2 हो जाएगी। और क्या ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 दिया हुआ है बच्चों, बिल्कुल ये √3 दिया हुआ है सर। सो साइन R1, अब √3 से √3 गया तो साइन R1 की वैल्यू क्या 1/2 आ गई बच्चों। और 1/2 मतलब कि कितना एंगल होना चाहिए साइन के लिए, 1/2 कहाँ पे आता है, तो 1/2 आता है बच्चों 30 डिग्री पे। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारे पास, R1 की वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। चलिए R1 की वैल्यू 30 डिग्री आई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, दिस इज R2, ठीक है। सो अगर मुझे एंगल ऑफ इमरजेंस कैलकुलेट करना है तो क्या बच्चों मुझे एक बात मालूम है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A होता है, बिल्कुल सर A होता है। तो यहां से अगर मैं R2 की वैल्यू देखूं, सो R2 की वैल्यू क्या A माइनस R1 ऐसा आना चाहिए। और A क्या है बच्चों 60 डिग्री और R1 क्या है बच्चों 30 डिग्री। सो क्या R2 भी 30 डिग्री आ गया, बिल्कुल सर R2 की वैल्यू भी आ गई 30 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा एट BC। BC पे स्नेल्स लॉ लगाने के लिए इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास R2 विच इज 30 डिग्री, और हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो चलो करते हैं बेटे, एट BC अगर मैं बात करूं तो BC सरफेस पे जो हमारा म्यू जी साइन, अब R1 की I की जगह क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज R2, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन R2 इक्वल टू म्यू। अब क्या बच्चों लाइट रे जो है वो अगेन एयर में पास हो रही है, ये एयर में लाइट रे पास हो रही है। सो अगेन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन E, ठीक है। अब दिस इज √3 एंड साइन R2 इज साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड साइन E, ठीक है। तो यहां से क्या बच्चों साइन E की वैल्यू √3/2 आई, और साइन E की वैल्यू जब √3/2 आई तो क्या √3/2 60 डिग्री के लिए होता है। तो E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, E की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा क्या मुझे एंगल ऑफ डेविएशन भी फाइंड आउट करना था। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चों भी, I प्लस E माइनस A, ठीक है। I इज 60 डिग्री, E इज 60 डिग्री, सभी 60 है, कितना बड़ा है और कितनी अच्छी बात है बच्चों, 60 से 60 गया, एक 60 से एक 60, और हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आई
वो 60 डिग्री आ गई। समझ में आई बात? चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू तो क्या आई थी बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आई थी हमारे पास I प्लस E माइनस A। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन जब होगा तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, कंडीशन क्या होगी बच्चों? जो I है वो होना चाहिए E के इक्वल। ठीक है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल की वैल्यू होगी, डेल मिनिमम, इट विल बी, सपोज ये I और E जो है वो इक्वल है और ये I के इक्वल है। ठीक है, ये I के इक्वल है, तो क्या हो गया बच्चों? I प्लस I माइनस A मीन्स 2I माइनस A। ठीक है, अच्छा जब ये कंडीशन होती है ना बच्चों, तो R1 और R2 भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और R1 और R2 इक्वल होते हैं, सपोज ये R के इक्वल है। ठीक है, तो R1 और R2 किसके इक्वल हो गए? R के इक्वल। तो अगर मैं यहां से एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना चाहूं तो क्या A की जो वैल्यू थी, सॉरी, अगर मैं यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 था बच्चों, और R1 और R2 दोनों को हमने क्या बोल दिया? R बोल दिया। तो यहां से जो R की वैल्यू निकल के आई, क्या वो A बाय 2 आई? ठीक है, सो और अगर यहां से मैं बच्चों I की वैल्यू कैलकुलेट करूं, अगर यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो I की वैल्यू क्या? डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों कि हमें लगाना है स्नेल्स लॉ, ठीक है, एट सरफेस ए बी। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों साइन आई म्यू ए, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन आई, सो क्या एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सो डायरेक्ट साइन आई लिखते हैं। और क्या आई की वैल्यू बच्चों डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2 है, सो ये हो जाएगा बच्चों डेल मिनिमम प्लस ए एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ए बाय 2, राइट। अब अगर मैं यहां से बच्चों म्यू की वैल्यू निकालूं, सो क्या म्यू की वैल्यू साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, ये वैल्यू आई। अच्छा अगर मैं बात करूं बेटे स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल, क्या स्मॉल एंगल के लिए बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है? बिल्कुल सर, ऐसा होता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों म्यू की वैल्यू इस कंडीशन में, तो क्या ये डेल मिनिमम माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 अपॉन ए बाय 2 हो जाएगी बच्चों? बिल्कुल सर, ये हो जाएगी। अच्छा अगर मैं यहां से डेल मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या आएगी बच्चों? देखते हैं, चलो। डेल मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लास्ट जो इक्वेशन थी वो क्या थी? वो कुछ इस टाइप से थी कि जो हमारा म्यू है, म्यू इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम माइनस डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय a बाय 2। इस a बाय 2 को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? अच्छा 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ओनली a को उधर भेज देते हैं, सो म्यू a इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम प्लस a। ठीक है, सो यहां से अगर मैं बात करूं डेल मिनिमम की क्या वैल्यू आई, सो डेल मिनिमम क्या हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसा हो गया।
हुआ क्या बच्चों, ये a इधर आया माइनस का बना और a को हमने बाहर खींच लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन डायल मिनिमम, म्यू एंड a। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। द एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 4.5 डिग्री। एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म कितना दिया हुआ है बच्चों, 4.5 डिग्री। a is 4.5 degree and refractive index is 1.52। ठीक है। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा, डायरेक्ट क्या करना है बेटे अपने को, डायरेक्ट अभी अभी जो फॉर्मूला आया उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। दिस इज म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए। म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0.52। ठीक है, म्यू इज 1.5 माइनस 1 सो 0.52 मल्टीप्लाई बाय 4.5। सो हमारे पास जो डेल मिनिमम है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच्चों ये लगभग 4.5 का हाफ के आसपास है। 5.52 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना हो गया बच्चों, 2.3। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेशंस भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख के, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ प्रिज्म इज a and one surface is silvered। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या किया है, हमने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म की एक सरफेस को हमने कर दिया सिल्वर्ड। ठीक है, एक सरफेस को सिल्वर किया एंड क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फर्स्ट सरफेस इज 2a। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2a, दिस इज 2a। जब ये 2a है इसके बाद क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट रे जो हमारी लाइट रे है वो रिटर्न बैक हो जाती है बेटे सेम पाथ पे। कहां से, इस वाले सरफेस से टकराने पे। और जब इस वाले सरफेस से टकराने पे ये रिटर्न बैक हो जाती है तो जब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, अगर ये मिरर है अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है तो क्या बच्चों ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ये 90 डिग्री होगा। और क्या यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल सर ये डेफिनेटली 0 होगी। सो हमारे पास कुछ कंडीशंस तो आ गई कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमें दिया हुआ है a। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है कितना, 2a। इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, हमें बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बच्चों। इस वाले सरफेस पे हम क्या करते हैं, इस वाले सरफेस पे पहले हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, सो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू एयर विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई, मतलब साइन 2a इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास। ठीक है, विच वी हैव टू फाइंड आउट, मल्टीप्लाई बाय साइन r1। सपोज दिस एंगल इज r1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे r2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई r2 की वैल्यू। और r1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर मुझे म्यू फाइंड आउट करना है तो, बिकॉज r1 हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो अगर मैं r1 और r2 में रिलेशन देखूं तो क्या r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू a होता है बच्चों। और r2 की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है। सो r1 की वैल्यू क्या आ गई, r1 की वैल्यू आ गई a। ठीक है, सो साइन 2a इक्वल टू म्यू साइन a के इक्वल आ गया। साइन 2a इज इक्वल्स टू म्यू साइन a, राइट। अब इस साइन 2a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम साइन 2a को हम लिख सकते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का इजी सा फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए बेटा ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है, म्यू साइन a, साइन a से साइन a गया क्या, गया क्या, गया बच्चों, साइन a से साइन a गया, गया। तो क्या बच गया बच्चों हमारी म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आ गई 2 cos a। ठीक है, 2 cos a, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से पढ़ना, सभी क्वेश्चंस को खुद से करना। ठीक है, चलो बाय बाय।